तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और उसके थ्रू हम ग्रामर को लर्न कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे के लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से पिंड मैसेज के अंदर जाइए, सीट डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन करने स्टार्ट कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। इसके अंदर सारे रूल भी करवाए जाएंगे आपको और सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करवाए जाएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पे इस महामारी के समय स्वस्थ होंगे। डेली स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। देयर इज नो मैन विशेज टू लिव। देखिए, ये क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा रूल डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको एक रूल करवा दिया था, उसको दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आप सबको याद आए। रूल हमने क्या किया था, हमने देखा था कि बट का दो तरीके से प्रयोग होता है। एक तो बट का प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है, और जब प्रेपोजिशन के रूप में बट का प्रयोग किया जाता है तो बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं सामान्यतः। याद है हमने किया था। देखिए, और बट का अर्थ यहाँ क्या होता है, एक्सेप्ट को छोड़ के। देखिए, बट एक्सेप्ट का प्रेपोजिशन के रूप में ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर के बाद होता है। याद आया कुछ? देखिए, हमने एग्जाम्पल के थ्रू याद करने के लिए बोला था आपको, तो एग्जाम्पल आपको मैंने बताए थे, नोबडी बट हर वुड। याद आया कि आपको ऑब्जेक्टिव के सामान्यतः लगाना है। प्रीवियस क्वेश्चन में जाइए, रूल को आप रिवाइज कीजिए। फिर हमने बात करी थी दूसरी स्ट्रक्चर की, बट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब बट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब इसका क्या अर्थ निकलता है। इसके लिए दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से थे कि देयर वाज नन। देखिए, कोई न कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, स्ट्रक्चर क्या होती है, नेगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद बट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में और वर्ब आएगी उसके बाद। इसका बट का अर्थ क्या होता है, एंटीसीडेंट के लिए आता है वू डिड नॉट वीप। तो एग्जाम के अंदर एरर आती है कि जब बट रिलेटिव प्रोनाउन देता है तो इसके बाद वो नोट लगा देता है, जबकि नोट इसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड होता है, तो इसके बाद आप नोट का प्रयोग आपको नहीं करना है। एक चीज। दूसरी चीज, पहले वाले वाक्य में कोई न कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट, जो करप्ट नहीं है। विच इज नॉट करप्ट, बट का यहाँ पे अर्थ है। तो बट एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, इसके बाद नॉर्मली वर्ब लगती है। तो ये हमने रूल किए थे। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ, ताकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए थोड़ा सा। एक दो एग्जांपल और नोट कर लीजिए कि बट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग। जब बट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको प्रयोग करना है, बट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग, तो इसका अर्थ निकलता है हु, नोट और विच नोट। इसका अर्थ क्या निकलता है, हु नोट या विच नोट, यानी इसके अंदर पहले से ही नोट शामिल है, इसके बाद वाले वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हमने बात करी थी कि रिटर्न के बाद बैक का प्रयोग कभी नहीं करना है। फाइनल के साथ कंक्लूजन वर्ड का प्रयोग कभी नहीं करना है। इसी तरीके से एक वर्ड है एज। एज से जब वाक्य स्टार्ट हो तो एज के बाद दैट का प्रयोग नहीं करना है। ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, सीडीएस वगैरह एग्जाम में, ईपीएफओ वगैरह एग्जाम में। जैसे एज यू नो दैट ऐसे लिखा रहता है, तो एज यू नो आ गया, तो एज यू नो का मतलब आपने पहले ही एज लगा दिया, तो आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है एज यू नो के साथ दैट का प्रयोग आपको नहीं करना है। बट पे आते हैं। बट के दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। देयर वाज नो मैन, देयर वाज नो मैन देयर वाज नो मैन। देखिए, नेगेटिव कोई ना कोई अपने नाउन आ गई है और उससे पहले कोई ना कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आ गया है। नो मैन बट तो मी। अब देखिए, एग्जाम के अंदर एरर क्या देता है इस तरह के सेंटेंस में, बट डिड नॉट सी मी ऐसे दे देता है, लेकिन जब बट का अर्थ ही यहाँ क्या है,
who did not, यहाँ बट इसी अर्थ में काम आता है, who did not के अर्थ में, तो इसके बाद नोट आपको नहीं लगाना है। एक एग्जांपल और बोल देता हूं मैं आपके लिए, देयर इज नन बट विल सपोर्ट यू, यहां बट का क्या अर्थ है, who will not, ले आ गया, जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। ये स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को आपको 2-3 वाक्य इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप इसको याद कर लें, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने से आपके फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आसानी रहेगी। जैसे आप विच के अर्थ में लगाना चाहें तो लिख लीजिए देयर इज नथिंग बट इज पेरिसेबल, जो नश्वर होता है उसके लिए पेरिसेबल वर्ड आता है। तो देखिए देयर इज नथिंग बट इज पेरिसेबल, बट का अर्थ विच इज नोट, यहां ऑटोमेटिक इसमें क्या शामिल है, विच इज नोट, क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंस अपने बट से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम लिया जाता है। और जब प्रेपोजिशन होता है बट, तो उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। हालांकि सब्जेक्टिव केस भी कुछ किताबों में लगाया है, लेकिन आपको सामान्यतः एग्जाम के अंदर अगर दोनों दे दे तो आप ऑब्जेक्टिव केस को ही करके चलेंगे, हम बात कर चुके। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था देखिए, देयर इज नो मैन विशेस टू लिव, ऐसा। अब देखिए वाक्य का मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश के अंदर जब आपको समझ में नहीं आ रही हो क्या एरर है, क्या फिल इन द ब्लैंक है, तो इसका हिंदी के अंदर अर्थ देख लीजिए पहले, और हिंदी के अंदर अर्थ देखते ही आपको सेंसफुल वाक्य लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग एरर कीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है। ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीना नहीं चाहता हो या जिसकी जीने की इच्छा नहीं हो, ऐसा ही तो कहना चाह रहा है। तो देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, यहाँ बट आना चाहिए था। देखिए बट लगाते ही क्या अर्थ हो जाएगा बट का, who does not wish to live, ऐसा हो जाएगा। यहाँ बट का अर्थ क्या अर्थ हो जाएगा, who doesn't, ऐसा ही अर्थ होगा बट का। तो अब देखिए सेंटेंस सेंसफुल हो जाएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीना नहीं चाहता है। तो यहाँ आप मैन के बाद बट का प्रयोग कीजिए, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए थोड़ा मैंने लंबा बताया है आपको ताकि चीज़ें आपको याद रहें। 252, आई हैव नेवर हैड सच ए टाइम दैट प्रेजेंट। देखिए मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि एग्जाम्पल के रूप में जब आप लेते हैं जैसे के अर्थ में काम में लेते हैं तो जैसे के लिए सच के साथ एज लगता है, और जो की के अर्थ में सच के साथ क्या लगता है, दैट। यानी अगर मैं सच के साथ एज लगाता हूं तो इसका अर्थ होता है ऐसा जैसा कि, और अगर दैट लगा देता हूं दैट का अर्थ होता है जो कि। अब देखिए आई हैव नेवर हैड सच टाइम, मैंने ऐसा टाइम कभी नहीं बिताया जैसा कि अब है प्रेजेंट के अंदर। तो जैसा कि का अर्थ देना चाह रहा है तो यहाँ दैट की जगह आप क्या कर लीजिए, एज का प्रयोग करिए। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पहले भी कर चुके हैं, होप करता हूँ आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे चीज। ही फाउंड विच ही वॉज लुकिंग फॉर, हमने कल ही बताया था कि विच होता है, दैट होता है, वो होता है, ये अपने से पहले एंटीसीडेंट के लिए आते हैं। तो देखिए अब यहाँ विच का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है, और अपने से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए उसी के लिए लगाया जाता है। अब उससे जस्ट पहले तो क्या है, वर्ब है, तो यहाँ तो कोई एंटीसीडेंट नहीं है, यानी विच का प्रयोग तो नहीं आएगा। अगर इतना ही कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी एरर तो सही हो जाती। अब देखते हैं तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन था जो एंटीसीडेंट के लिए नहीं आता, वो क्या था, व्हाट। देखिए विच का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, विच का प्रयोग कोई वस्तु के लिए या जानवर के लिए, विच का प्रयोग वस्तु या जानवर के लिए। दूसरा अगर
पूरा वाक्य या क्लोज, पूरे वाक्य को रेफर करना हो तो एकमात्र, जैसे पूरा सेंटेंस है तो व्हाट ही सेज, इस तरीके का कोई सेंटेंस है, इज नॉट ट्रू, अगर मैं बात कर रहा हूं तो पूरा सेंटेंस इज का क्या सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह जब पूरा सेंटेंस है उसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहें तो पूरे वाक्य के लिए केवल एक ही ऐसा प्रोनाउन होता है जो काम आता है, वो विच है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं और विच आपको याद हो जाएगा। मैंने विच के 2 प्रयोग आपको बता दिए हैं यहाँ पे कि पूरे वाक्य को रेफर करना हो तो विच का प्रयोग क्या आता है और पूरा वाक्य उसके एंटीसीडेंट की तरह काम करता है उस जगह, और या व्यक्ति या कोई जानवर के लिए। और यहाँ बात कर रहे थे डायरेक्ट वर्ब थी, तो वर्ब थी, एंटीसीडेंट को रेफर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं करता, व्हाट, तो व्हाट का प्रयोग करना है। व्हाट से रिलेटेड पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने रूल देखा था कि अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो WH से स्टार्ट होने वालों के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो विच किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। याद करिए कि WH से स्टार्ट होने वाले क्लोजेज के अंदर अगर रिलेटिव प्रोनाउन का उसके बाद यूज करना है तो दैट का प्रयोग करना है, न कि विच का। रूल हम पढ़ चुके हैं पहले और मैंने बोला है वो नोट कर लीजिए, मैंने दोबारा रिपीट करवा दिया है। नेक्स्ट, ऑल इज नॉट गोल्ड विच ग्लिटर्स। मैंने बताया था कि ऑल के बाद अगर आपने लगाया है कोई न कोई वस्तु या नॉन लिविंग थिंग या अनकाउंटेबल नाउन तो सदैव और सदैव इसके बाद किसका प्रयोग करना है, दैट का। और ऑल के बाद अगर व्यक्ति है कोई तो आप वू का प्रयोग भी कर सकते हैं और दैट का, दोनों सही होते हैं। लेकिन जब यहाँ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर लेंगे, देखिए गोल्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, वस्तु भी है, तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, ऑल के बाद दैट। क्लियर है। और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड आपको याद रखना है कि इज आता है इसके साथ। क्यों आता है मैं बता चुका हूं कि ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन अगर होती है तो वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब। और ऑल के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर है। ये सब चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोबारा बता दिया है इसलिए सिंगुलर लगाया है। तो यहाँ ऑल के साथ आपको दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर। देखिए दैट वाला वापिस से याद करिए कि ऑल के बाद हम दैट लगाते थे। दूसरा हमने बताया था कि कोई भी डिटर्मिनर अगर वाक्य के अंदर आता है, नथिंग, एवरीथिंग, नो, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा था कि कोई एडजेक्टिव की अगर सुपरलेटिव डिग्री वाक्य के अंदर है तो आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, दैट। दैट के हमने प्रयोग सारे एक साथ किए थे। तो अब देखिए यहाँ पे द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर हमने बात करी थी, तो यहाँ पे विच की जगह किसका प्रयोग कर लीजिए, दैट का प्रयोग करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज। देखिए बात करते हैं, यहां बात कर रहा था द बुक्स की, तो द बुक्स के लिए यहाँ पे विच का प्रयोग आया है। हमने अभी देखे थी वस्तु या कोई जानवर के लिए विच का प्रयोग आता है, वो बिल्कुल सही होता है। अब आगे बात करते हैं, विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज। अब दोज किसके लिए आया है, किताबों के लिए। किताबें क्या है, वस्तु हैं, तो वस्तु के लिए यहाँ वो ना आके किसका प्रयोग होना चाहिए था, विच का प्रयोग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 258, दिस इज द मैन whom son is। देखिए हमने बात करी थी कि पजेसिव किस तरीके बनाते हैं, दिस इज द मैन, ये वही व्यक्ति है जिसका बेटा, जिसका बेटा यानी पजेसिव केस। और पजेसिव केस who का क्या बनता है, whose। क्या बनता है, whose। नेक्स्ट, he failed in which he attempted। क्वेश्चन 259 मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि विच हमेशा और हमेशा अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है, दैट अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है,
वो अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है। अगर आपको एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करना है, यानी एंटीसीडेंट के लिए अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो वो कौन सा है? व्हाट। देखिए ये तो वर्ब थी, एंटीसीडेंट कैसे हो सकता है? एंटीसीडेंट तो कोई नाउन होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है पूर्ववर्ती। और व्हाट के अंदर वो चीजें, द थिंग्स विच, उसके अंदर अपने आप थिंग्स वाला अर्थ शामिल होता है, इसलिए व्हाट का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट, द मैन whom had cheated me was yesterday arrested by the police। अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देखो, इसमें whom लगा हुआ मिल जाए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वाक्य के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं और कितने वर्ब हैं। मैथमेटिकल तरीका मैंने बताया था आपको कि देखिए द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट 1 क्लियर है। द मैन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, तो वाज अरेस्टेड इसके अकॉर्डिंग आई है, तो ये V1 हो गई, यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब होगी। सेंटेंस तोड़ के देखिए आप अलग अलग कि द मैन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऐसा ही तो है। अब दूसरी बात कर रहा है हैड चीटेड, ये क्या है? वर्ब 2, जिसने चीट किया। अब वर्ब 2 आ गई, अब इसके अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। अभी जितनी वर्ब होंगी उतने सब्जेक्ट होंगे, हमने बात करी थी। तो वू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वूम। तो सब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है? वू। तो यहाँ वूम की जगह क्या कर लीजिए? वू कर लीजिए। तो जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप चेक करिए, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। ये आंसर कर लीजिए, क्योंकि वूम या वू के सेंटेंस एग्जाम में अक्सर लंबे दिए जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को अर्थ करने में दिक्कत होती है, सेंस समझने में। तो आप मैथमेटिकल तरीका अपनाइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 261। द मैन, देखिए वही तरीका, ये मैं वो या वूम दिखते ही सबसे पहले सब्जेक्ट 1, द मैन इज ए रोग, असामाजिक तत्व है, बदमाश है, ठीक है, V1। द मैन इज ए रोग, अलग अलग देखिए रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह सेंटेंस देता है, 2 सेंटेंस दे रखे हैं आपको, तोड़ के देखना है। अगला, दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन, देखिए दे वापिस से सब्जेक्ट 2 और थॉट वर्ब 2, ठीक है, ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो क्लियर है ना सबके, और ये तो ऑब्जेक्ट है जेंटलमैन। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, मैं आपको बता देता हूं जिनको कंफ्यूजन हो। वर्ब से पहले वो या व्हाट का आंसर देने वाले शब्द, कि किसने किया, क्या किया, वो जो वर्ब से पहले जो आंसर देंगे वो सब सब्जेक्ट कहलाते हैं, और वर्ब के बाद जो उत्तर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? whom या व्हाट का उत्तर, किसने किया और क्या किया का उत्तर देने वाले शब्द ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम डिड इट, वो डिड इट, वो का उत्तर किसने दिया? राम ने, पहले वो लगाया, का उत्तर देने वाला राम सब्जेक्ट हो गया। व्हाट डिड राम, तो व्हाट का उत्तर किसने दिया? इट ने, तो इट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तरीका होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का, और आप बाद में तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस हो जाती है, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगते रहते हैं। तो देखिए जितने सब्जेक्ट थे उतनी वर्ब थी, तो सब कुछ पूरा था। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई, कि दिक्कत ये थी कि एक वू और दे रखा था मेरे को। अब ये वू तो खुद एक सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट तो हो गए मेरे 3 और वर्ब हो गई 2, तो वर्ब एक्स्ट्रा लगाने के बजाय मैं वू की जगह क्या कर लूँ यहाँ पे? वूम, तो एक आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो वू की जगह आंसर क्या कर लीजिए, इसमें वूम कर लीजिए। वू को हटा के आपको आंसर क्या करना है? वूम। समझ में आ गया होगा, इस तरह के कई क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस विच, वन ऑफ का प्रयोग होता है या द ओनली का प्रयोग होता है, तो हम विच की जगह किसका प्रयोग करते हैं? वही दैट का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। दूसरी बात, दैट अपने से जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर वन ऑफ लगा है तो दैट के जस्ट पहले क्या था? प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव लगा है तो सही है, ये कोई दिक्कत थी नहीं। या विच की जगह दैट कर लीजिए, आंसर बी। दिस इज द ओनली वन, मैंने बताया था कि केवल वन ऑफ लग जाए तो आपको आगे प्लूरल लगाना है, और द ओनली अगर इससे पहले वर्ड जुड़ जाए तो आपको क्या लगाना है? सिंगुलर। तो देखिए द ओनली लगाते हैं, दैट तो सही था, लेकिन डिजर्व की जगह क्या कर लीजिए? डिजर्व्स।
सिंगुलर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल मैं रूल समेत करवा चुका हूँ आपको, पिछले वीडियोस कृपया रिवाइज करें। दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। जैसे ही आप एक्सपेक्टेड वर्ड देखो दिमाग में तुरंत आना चाहिए जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और जैसे ही आपके दिमाग में आए कि यार जैसा की बात चल रहा है तो सच के साथ जोड़ा मैं जैसा कि के अर्थ में बनाऊंगा सच एज। नेक्स्ट, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। करते हैं वही बात, जैसे ही आपको वो दिखे तो आपको वो वाली बात तो सबसे पहले चेक कर ही लेनी है। देखिए ये सब्जेक्ट था और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई थी, क्लियर है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई थी, जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब पूरी थी, तो ये वो किस गया आप क्या कर लीजिए वूम। नेक्स्ट, ए वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट ए मैन कैन डू। क्वेश्चन नंबर 266। जब भी वाक्य में एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग इस तरह के शब्द आपको दिख जाएं तो आप रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्या यूज करना है, दैट। एक बात, सर मेरे को तो रूल याद नहीं रहा, तो आपको इतना तो याद रहना चाहिए था कि व्हाट अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट के रेफर कभी भी नहीं करता है। तो ये तो एंटीसीडेंट की तो बात कर रहा था, उन वस्तु एवरीथिंग की तो बात कर रहा था मैन के लिए, तो यहाँ तो व्हाट आना ही नहीं चाहिए था। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा सी। She told him that she did not want to marry him, but in my opinion was very silly of her। क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए दिया जाता है कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अब देखिए she told him, उसने उसे कहा कि she did not want to marry him, वह उससे शादी नहीं करना चाहती है। बट इन माई ओपिनियन वाज देयर सिली ओवर, ये उसकी एक बहुत मूर्खता वाली बात है। तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है ये किसकी बात कर रहा है, क्या ये हिम की बात कर रहा है या ये इस पूरी बात को रेफर कर रहा है कि जो वो शादी नहीं करना चाहती ऐसा वो बोल रही है। मेरे ख्याल में वो चीज़ सिली है, ये पूरे वाक्य को रेफर कर रहा है ना, ये केवल हिम की बात नहीं कर रहा, इसलिए इसने कोमा भी लगाया है यहाँ पे। और पूरे वाक्य को रेफर करने वाला केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और आज ही मैंने बताया था विच। तो व्हाट किस के क्या कर लीजिए, विच कर लीजिए, और इस एग्जांपल को आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट, दोज अप्लीकेंट्स विच। देखिए अप्लीकेंट्स कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं। क्या व्यक्ति के लिए कभी भी विच का प्रयोग होगा, नहीं। व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग होता है, या तो वू का प्रयोग करना है आपको या दैट का प्रयोग करना है, क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि प्रयोग होगा किसका। अब देखिए ये क्या था, दोज एप्लीकेंट्स, एक मेरा सब्जेक्ट हो गया S1, क्लियर है। दोज एप्लीकेंट्स शुड बी कॉन्टेक्टेड विदाउट डिले, यानी इसके अकॉर्डिंग ये वाला कॉन्टेक्टेड क्या हो गई, वर्ब 1। ये तो कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट 1 वाली। तो नेक्स्ट बात करते हैं, द सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड्स फॉर इंटरव्यू, फिर बात थी। तो सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे थे, तो सिलेक्शन कमेटी यहाँ क्या था, दूसरा सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या थी, रिकमेंड्स। ये भी ठीक था, यानी जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब पूरे थे। तो यहाँ वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो आते ही क्या गड़बड़ हो जानी है कि वो एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, जबकि सब्जेक्ट तो दो दो पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ वो विच किसका प्रयोग करना है, वूम का। और अर्थ के अकॉर्डिंग भी आप जाके देखोगे तो आपको ये सही बैठेगा बस। लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकल तरीका इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, इसके तरीके से करिए तो आपका आंसर हमेशा सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल, अगर वन ऑफ का प्रयोग हो गया, फ्यू का भी प्रयोग हो गया, तो आपको वूम का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करना चाहिए, दैट का प्रयोग करना चाहिए। ये रूल हम बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विच फेल, बात करते हैं क्या स्टूडेंट्स के लिए विच का प्रयोग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। किसका प्रयोग आएगा, या तो वो का प्रयोग आएगा या वूम का प्रयोग आएगा। अब इस सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग आएगा, वो या वूम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स की बात कर रहा था, स्टूडेंट्स टेक द कोर्स अगेन, हैव टू टेक द कोर्स अगेन। द स्टूडेंट्स फेल द एग्जाम, हैव टू। देखिए हैव
क्या आ गई V1S1। क्लियर है। फेल द एग्जाम, फेल क्या है यहाँ पे, वर्ब है, तो वर्ब टू, तो वर्ब टू के अकॉर्डिंग कोई ना कोई सब्जेक्ट लगना चाहिए था, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु। तो विच की जगह क्या कर लीजिए, मैंने इसलिए बताया है कि यहाँ वूम और वू में आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी विच का तो प्रयोग नहीं आएगा, आंसर ये कर दीजिए। मिस्टर दिनकर लाइक्स म्यूजिक विच हेल्प्स, देखिए म्यूजिक के लिए आप वू का प्रयोग ना करके आपको किसका प्रयोग करना है, विच का। नेक्स्ट वूम एवर, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, whoever, कई बुक्स में whosoever भी लिखा रहता है। देखिए whosoever आर्केइक यूज है, अभी पहले ओल्ड टाइम में whosoever यूज किया जाता था, सेम ही अर्थ होता है, whoever यूज किया जाता है। आपको सब्जेक्टिव केस में तो यूज करना है whoever, और आपको अगर जिस किसी से भी ताल्लुकात रखना है और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो whomsoever का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस आप whomsoever का यूज ज़्यादा देखा जाता है, whomsoever का, whomever भी सही होता है लेकिन whomsoever का प्रयोग ज़्यादा देखते हैं, और whoever का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के अंदर देखा जाता है, जिस किसी से भी के अर्थ में। तो whom क्या ऑब्जेक्ट, whom तो ऑब्जेक्ट होता है, अभी सब्जेक्ट होना चाहिए था वाक्य का, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, whoever कर दीजिए। बस इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि सब्जेक्ट के रूप में आया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में वो ही आ सकता है, वूम नहीं आएगा। आई विल टेक विद मी whosoever यू चूज, बात कर लेते हैं वही अपना तरीका। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, क्लियर है। दूसरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, जितने सब्जेक्ट थे उतनी वर्ब पूरी थी। अगर वो लगाऊंगा तो वो तो एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अपना गलत होता है। यहाँ क्या कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस करिए अगर सब्जेक्ट अपने को नहीं बढ़ाना है तो, क्लियर है ना। तो यहाँ whomsoever कर दीजिए, जिस किसी को, इसका अर्थ क्या होगा, जिस किसी को। 273 क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देर इज नो मैन हु, देखिए जब नो का प्रयोग आ जाए, एनी का प्रयोग आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग अपने को प्रेफर करना है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्या कहना चाह रहा था, वो भाव भी देखना है। एक चीज तो दैट वाली आपने ध्यान रखी, अब दूसरी चीज देखते हैं। देर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, कि वहां कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता हो, ऐसा भाव देना चाह रहा है सेंटेंस। और ऐसा भाव देने के लिए तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कौन होता है मेरा, बट नोज दीज थिंग। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट, सॉरी डजंट कर लीजिए, डज नॉट, इसका अर्थ ये हो जाता है। तो यहाँ वो की जगह बट लगा लीजिए, तभी सेंटेंस सेंसफुल हो पाएगा। इसका रूल हमने आज कर लिया है, काफी सारे एग्जाम्पल भी मैं करवा चुका हूँ। व्हाट इज देयर दैट आई डोंट नो, अगर WH से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, दैट, ये बात सही थी। वट के अकॉर्डिंग इज आ गया, आई के अकॉर्डिंग ये आ गया, जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब भी पूरे थे, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर का सेंटेंस है, आंसर हो गया डी। आई हेट एवरीबडी एंड एवरीथिंग, जब आप एवरीबडी एंड एवरीथिंग का प्रयोग करें तो आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। नेक्स्ट, द टेररिस्ट विच वाज सेंड ग्रम्बल्ड एट द DSP, टेररिस्ट कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए क्या विच का प्रयोग आता है, नहीं, किसका प्रयोग आना चाहिए था, हु। बाकी सब्जेक्ट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा चुका हूँ, विच का प्रयोग नहीं आएगा, इसकी जगह हु का प्रयोग आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग, द सेम के बाद किसका प्रयोग आता है, द सेम के बाद या तो एज का प्रयोग आता है, या द सेम के बाद दैट का प्रयोग आता है। अब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा था, दिस इज, ये वही कुत्ता है, विच बाग्ड मी, जिसने, अब जैसा की का अर्थ नहीं कहना चाह रहा था, ये क्या कह रहा था, जिसने मेरे पे भौंका था, मेरे बेटे को भौंका था, तो उसी की बात कर रहा है। तो द सेम के बाद या तो एज या दैट में से क्या आएगा,
दैट, द सेम दैट, वही जो की। क्लियर है? आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड मी। अगर आपको पूरी की पूरी बात को रेफर करना हो तो आप, और एंटीसीडेंट नहीं दे रखा हो तो आप किसकी बात, द थिंग्स विच यू सेड, वो मैंने लाइक नहीं करी, और द थिंग्स विच के अर्थ में किसका प्रयोग आता है, दैट की जगह व्हाट का। देखिए एरर तो आप इजीली पहचानना सीख गए होंगे कि दैट अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है, और ये तो एक वर्ब लगा रखी है, तो वर्ब के तुरंत बाद दैट का प्रयोग तो आएगा नहीं, तो ये एरर तो हो ही गई, इतना तो पता लगना ही चाहिए था। और अब आएगा क्या उसकी बात कर लेते हैं, वो अर्थ के अकॉर्डिंग आपको वाट लगाना था। डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स। देखिए सच के लिए दो आगे जोड़े आते हैं, एक तो सच के बाद लगता है दैट और दूसरा लगता है एज। क्लियर है? सच के बाद दैट लगेगा जो की के अर्थ में, और एज लगेगा जैसा की के अर्थ में। डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन, इस तरह के आदमियों की रिस्पेक्ट मत करो। who हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जिनको किसकी कदर नहीं होती, एल्डर्स की कदर नहीं होती। आप एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं और इस तरह के व्यक्तियों की आपको नहीं करनी है। और एग्जाम्पल के तौर पे जब सच के साथ वो का प्रयोग ना करके, देख सच के साथ वो का जोड़ा तो बनेगा ही नहीं, सच के साथ एज या दैट का जोड़ा बनता है। और कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, किसी को मोरल तरीके का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, तो एज का प्रयोग करना है, और जैसा कि के अर्थ में आपको एज का प्रयोग करना है दो तरीके से। सच एज सच दैट का प्रयोग बड़े अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। द ओनली पर्सन, अगर आपने द ओनली का प्रयोग कर लिया तो सीधा सा है आपको वो किस का किसका प्रयोग करना है, दैट का। कोई डिटर्मिनर, सम, एनी, लिटल, द लिटल, फ्यू, वन ऑफ, ये सब आ जाए तो आपको वो की जगह दैट का प्रयोग करना होता है। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ टू ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 282 करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है कि इट इज डिफिकल्ट टू से, यह कहना मुश्किल है कि कौन बेटर है। ठीक है, तो यहां बात कर रहे थे वू की, तो क्या पहली बात तो बात करते हैं कि क्या ये अपने एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है। देखिए से तो एक वर्ब थी, तो वर्ब के लिए तो वू का प्रयोग आएगा नहीं, एंटीसीडेंट के लिए आना चाहिए था। इतना देखते पता लग गया यार, कोई नाउन नहीं लगी पहले तो वू का प्रयोग तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं, जब आपको चॉइस की बात करनी हो तो चॉइस के लिए आप चूज करते हैं विच को। लिख लीजिए चॉइस के लिए, विच इज द बेटर ऑफ टू ब्रदर्स, और ब्रैकेट के अंदर डब्बे के अंदर लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस टू प्लस पीसीएन। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में घोटा मार लीजिए, रट लीजिए, हर एग्जाम की फेवरेट एरर है। किस हिसाब से ये है, देखिए हमने सब ने पढ़ा है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री से पहले सिर्फ एक केस में दा का प्रयोग होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होती है, दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री, और उसमें उसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। एग्जामिनर उसमें क्या करके देता है, यहाँ देन लगा देता है, तो देन का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। टू प्लस ये स्ट्रक्चर यही आएगी, ही इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स। ठीक है, ही इज द बेटर ऑफ टू बॉयज, जयपुर इज द बेटर ऑफ दीज टू सिटीज। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस टू पीसीएन। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखे तो आप इसमें एग्जाम में मैच करेंगे कि अगर कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा लगाया तो आगे ऑफ लगा रहना चाहिए, अगर आगे ऑफ लगा रखा है तो कंपेरेटिव से पहले दा लगना चाहिए, या तो ए या कुछ लगा देता है, दा नहीं लगाता है। कुल मिला के इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन इस वाले के अंदर तो चॉइस की बात थी तो आप विच कर लीजिएगा। बाकी आप इस रूल को भी ध्यान रखेंगे कि द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स क्यों आया है, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री से पहले वाली ये स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 283, इट इज द बेस्ट। अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं, विच का नहीं। नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स whom he loved very much। ये एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट 1। हैड 4 सन, हैड इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई, वर्ब। क्लियर है, ये लो V1 लगा दिया। S2, ये V2। ठीक है, whom क्या था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था नहीं। जितने सब्जेक्ट थे उतने वो पूरे थे। दूसरी बात, यहाँ कोई भी और तरह की दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे नो एरर कर लीजिए, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, ही बोट ए हाउस द प्राइस ऑफ विच वाज 5 लाख रुपीज। हम बात कर रहे थे कि विच का पजेसिव क्या बनता है, या तो आप बनाते हैं वूज या ऑफ विच, लेकिन क्या दैट का बनता है क्या, ऑफ दैट नहीं, दैट का नहीं बनता है। अब देखिए, जिसका प्राइस कितना था, 5 लाख रुपए, तो ये सही था। 285 क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरर नहीं थी। दिस इज ए न्यू बुक, मैं 1 का प्रयोग आपको बताया था, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है कि अगर आप सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचना चाहते हैं, तो सिंगुलर नाउन्स के रिपीटेशन से बचने के लिए आपको 1 लगाना है। अगर सिंगुलर नाउन से रिपीटेशन के लिए बचना है तो आपको 1 का प्रयोग करना है। अगर आप प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचना चाहते हैं तो वंस का प्रयोग करना है। ये हम कर चुके हैं, और 1 का पजेसिव वंस बनाते हैं। याद आया कुछ? अब देखिए, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं बिल्कुल। दिस इज ए न्यू बुक, एक किताब की बात हो रही है, बट दैट इज एन ओल्ड, वंस नहीं आएगा। सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग आता है, 1, या वंस की जगह सी आंसर कर लीजिए। दीज आर न्यू बुक्स, प्लूरल आया है तो 1 का प्रयोग नहीं आके वंस, बस आपको रूल याद करवाने के लिए, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए रूल। योर शर्ट इज वाइट बट माई वन, देखिए माई वन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है अभी, माई वन नहीं होता, क्या होता है, माइन। और माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। इसके अंदर पहले से इसका अर्थ क्या हो गया, माई प्लस शर्ट, तो माई शर्ट अपने से शामिल है, इसलिए माइन के बाद डायरेक्ट वर्ब आप लगा सकते हो। तो माई वन की जगह क्या कर लीजिए, माइन। हिज कोट्स आर न्यू बट, योर वंस की जगह क्या कर लीजिए, योर का पजेसिव क्या बनता था, योर्स। योर्स आर ओल्ड, क्लियर है, याद करिए, पहले दिन जो टेबल बनवाई थी उसको याद करिए। ही हैज सीन एनी ऑफ यू देयर, देखिए ध्यान रखिए हमेशा एनी और सम का प्रयोग, कहीं नोट करना चाहें नोट कर लीजिए कि अगर आप सामान्यतया वर्ड जोड़ लीजिएगा, सामान्यतया नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है, जबकि असर्टिव सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है। एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में सामान्य सेंटेंस के अंदर सम का प्रयोग करना है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई के अर्थ में या नेगेटिव भाव देने के अर्थ में एनी का प्रयोग किया जाता है। ही हैज सीन एनी ऑफ यू देयर, पॉजिटिव सेंटेंस था, तो ये कहना क्या चाह रहा था, उसने तुम में से कुछ को वहां देखा, और यहाँ कुछ का पॉजिटिव के अंदर देने के लिए आप सम का प्रयोग करेंगे, एनी का नहीं। मिस्टर विकास जाखड़ डिड नॉट, देखिए नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, सम की जगह एनी का प्रयोग करना है, तो यहां कर लीजिए एनी ऑफ देम। नेक्स्ट, वी मस्ट डू एवरीथिंग, देखिए वी मस्ट डू एनीथिंग, नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव के अंदर एनी का प्रयोग, सामान्य सेंटेंस के अंदर सम का प्रयोग, समथिंग फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट, ही मस्ट नोट डू, देखिए वह नेगेटिव आ गया, तो आप क्या कर लीजिए, एनीथिंग, कुछ नहीं किया। द मैन विच लिव देयर इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन करते हैं, द मैन के लिए क्या विच का प्रयोग सही है, वो का प्रयोग कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, याद हो रहा होगा।
शी हैज बोट ए कार विच इज ब्लैक। हु इज ब्लैक नहीं होगा, व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, केवल व्यक्ति या पालतू जानवर के साथ वो का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वस्तु के साथ आप विच का प्रयोग करेंगे। ही इज द डांसर हु वी एडमायर। देखते हैं, जब आपको इस तरह की सेंटेंस में हो तो एक बार चेक कर लीजिए वो या वो में तो कोई लफड़ा नहीं है। देखिए ये सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गई, तो ये सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा है, तो सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा से कम करने के लिए वो किसके क्या कर दीजिए, वूम। नेक्स्ट, ए फिगर विच फोर साइड, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं उसे एक वर्ग कहा जाता है। तो जिसकी यानी पजेसिव केस, और पजेसिव केस की क्या कर लीजिए यहाँ पे, हुज। अमर इज द गर्ल अबाउट हु आई वॉज टॉकिंग। देखिए अबाउट एक प्रेपोजिशन थी और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और नेक्स्ट, इसमें ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जितने सब्जेक्ट और वर्ब, देखिए सब्जेक्ट वर्ब पूरे हो गए थे, और आपने यहाँ पे वूम प्रयोग कर लेना है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो रहा था मेरा वो। द डॉग हु बार्क्ड एट हिम, डॉग के लिए आप विच का प्रयोग करें, कोई जानवर या वस्तु के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शी इज द गर्ल अबाउट हु आई वॉज टॉकिंग। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है अपना, अभी हमने किया था, तो यहाँ क्या कर लीजिए, बूम। थैंक यू। आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कुछ एक आज के सेशन में दो चार चीज़ें और एक्स्ट्रा करते हैं हम। क्या करते हैं वो दो चार चीज़ें और एक्स्ट्रा, ये एक प्रीवियस ईयर का DSSS का एग्ज़ाम का पेपर है। तो एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था कल कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो देखिए हमने जितना पढ़ा है उसमें से क्या कुछ काम बन पा रहा है एरर के अंदर। बाकी आप इस पेपर को करके देखिएगा, मैंने ग्रुप में सेंड किया था। देखिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिन्हें सीरियसली इतना पढ़ा भी है। नीदर हर मदर नोर हर हस्बैंड वर। देखिए मैंने आपको कराया था कि इधर और नीदर नोर के साथ बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और तो बाद वाली नाउन क्या थी, हस्बैंड थी, तो हस्बैंड यहाँ सिंगुलर था, तो यहाँ वर्क किसके क्या आ जाना चाहिए था, वाज। देखो मैंने पढ़ा दिया था, एक एरर आपकी सही हो जाती। नेक्स्ट, व्हेन आई सेल सी हिम, इसको हम बाद में करेंगे, ये कंडीशनल का है, वैसे तो आप समझ जाएंगे इसको। व्हेन आई सेल सी हिम आई सेल टेल हिम, जब मैं उसे देखूंगा तो बता दूंगा। दो गागा से समाप्त होने वाले वाक्य जब इस तरह से होते हैं तो टाइप 1 स्ट्रक्चर फॉलो होती है। व्हेन आई सी हिम, तो यहाँ सेल नहीं आएगा। कल मैंने आपको 4 कंडीशनल लिखाए थे कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का जोड़ा बनता है। ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको रट लीजिए, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का जोड़ा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का जोड़ा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का जोड़ा, ऐसे। तो यहाँ प्रेजेंट आएगा। क्लियर है? देखिए 5 एरर आई थी, 5 में से 2 देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट, द बॉयज रिटर्न होम आफ्टर ए टायरिंग डे। द बॉयज, देखिए प्लूरल था, रिटर्न होम, अब रिटर्न के बाद बैक लगा देता तो एरर हो जाती, वो अपने घर लौटे, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ए टायरिंग डे, एक थकान भरे दिन के बाद। सेंटेंस नॉर्मल सा था, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, नो एरर कर लीजिए। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं बताया था कि नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। एनी ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ। याद है प्रोनाउन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ किसका प्रयोग आ जाएगा, इज का। अगला, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेज। देखिए क्या मैथमेटिक्स एक एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है? हाँ, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, हिस्ट्री टीचर, सोशल साइंस टीचर, बिल्कुल यूज कर सकता है। तो आवर मैथमेटिक्स टीचर सब्जेक्ट था। ऑफन, ऑफन कौन से टेंस का सूचक होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, प्राय प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सूचक है, इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस के साथ इसने क्या लगा दिया, एस। एम्फेसाइजेज ऑन द नीड, नीड के बाद फॉर प्रेपोजिशन लगती है, फॉर आगे इसने क्या लिखा था, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए
कि ए लॉट ऑफ भी सही होता है और लोट्स ऑफ दोनों सेम अर्थ में होते हैं। मैं नाउन के अंदर ये चीज आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल भी लग सकती है और अनकाउंटेबल भी, तो प्रैक्टिस अनकाउंटेबल नाउन थी, सही था, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो यानी नो एरर। तो देखिए 5 में से 5 एरर ऐसी थी जो मैं आपको लगभग इनके बारे में कुछ ना कुछ बता चुका हूं। तो इस तरीके से पुराने पेपर जरूर करिए। जो लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं प्लीज प्लीज आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर करिए। आपको पता लगेगा कि पिछले 5 साल के जो पेपर हैं ईपीएफओ के अंदर, उनमें से अधिकतर इंग्लिश का पोर्शन और जीके का पोर्शन जो है वो सीडीएस से पेपर से ही मिलता जुलता आया है। थैंक यू। रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और कंटिन्यूस रहिए। सब चीज़ है कंटिन्यूस रहना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू।